हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें पहले चैप्टर का दोनों सूत्र बता दिए थे। आज हम आप लोग के सामने निर्देशांक ज्यामिति का अगला चैप्टर विभाजन सूत्र प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप लोग देखिए और सभी सूत्रों को ध्यान से समझिए और किस तरह से सूत्र को बैठाया जाता है क्वेश्चन बनाने के लिए, इन सभी बातों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आज का वीडियो कुछ स्पेशल होने वाला है और इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, तब जाकर आपको विभाजन सूत्र और उससे संबंधित जितने भी उसमें सूत्र हैं वो सब के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी, ताकि आप लोग जब भी कोई किताब लेकर के पढ़ने बैठिएगा आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं। इस बात पर ध्यान दीजिएगा और हम हर सूत्र पर आधारित एक प्रश्न आप लोग के सामने बना करके बताएंगे। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और अपना किताब बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, हम लोग शुरू करते हैं विभाजन सूत्र और उस पर उदाहरण हम लोग एक वन बाय वन करके बनाते चलेंगे। तो देखते हैं विभाजन सूत्र क्या होता है, कैसे बनता है और उस पर आधारित क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, विभाजन सूत्र वह सूत्र है जो दो बिंदुओं के दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को कोई किसी खास अनुपात में विभाजित करने के लिए जो भी बिंदु आता है उस बिंदु का नियामक प्राप्त किया जाता है विभाजन सूत्र की सहायता से। जैसे दो बिंदु दिए जाएंगे और पूछा जाता है कि उससे विभाजित करने वाली कोई अनुपात दिया रहेगा, कि कोई अनुपात है, उस अनुपात में उस रेखाखंड को विभाजित करती है, तो आपको बताना है कि वह कौन सा बिंदु होगा जिस बिंदु पर इस अनुपात में उस रेखाखंड को विभाजित किया जा सकता है। तो उसी बिंदु का निर्देशांक जानने के लिए हम लोग विभाजन सूत्र का उपयोग करते हैं। तो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड सारी बात जान चुके हैं। तो आज हम लोग सिर्फ सूत्र देखेंगे और उस पर आधारित प्रश्न देखेंगे। ये विभाजन सूत्र अभी बताए हैं हम आप लोगों को, दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड, दो बिंदु है, इसको जोड़ने वाली कोई रेखाखंड है और इस रेखाखंड पर कहीं कोई एक बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना रहता है और इसके लिए ये बताया जाता है कि इसमें किस अनुपात पर इस रेखाखंड को ये बिंदु विभाजित कर रही है। तो यहाँ लोगों को पहले इसमें नामकरण कर देना है ए बी। मान गए कि वो बिंदु x1 y1 तथा x2 और y2 है, जो m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करती है और हमें ज्ञात करना है उस बिंदु का निर्देशांक जो इस दोनों बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को m अनुपात n में विभाजित कर देती है। तो मतलब यहाँ पर हम लोग इस बिंदु को P मान लेते हैं और मान लेते हैं कि इसका निर्देशांक x y है। तो हम लोग विभाजन सूत्र की सहायता से इस x y का नियामक निकालते हैं। तो देखिए, विभाजन सूत्र से P बिंदु है जिसका निर्देशांक x y है
इसका निर्देशांक जानने के लिए हम लोग एक सूत्र का उपयोग करते हैं, जो है देखिए mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, और दूसरा नियामक होता है my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। अब हम लोग इस सूत्र की सहायता से इस फिगर की सहायता से, इस सूत्र की सहायता से हम लोग अब किसी भी तरह का प्रश्न जो विभाजन सूत्र पर आधारित हो आसानी से बना सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं एक प्रश्न अपना से इसमें डाल करके और आप लोगों को उसका नियामक निकाल करके बताते हैं। जैसे कि कोई दो बिंदु है ए और बी, मान गए कि ए का नियामक 4 और 3 है और बी का नियामक 6 और 12 है, जिसको पी बिंदु, जिसका नियामक हमें पता नहीं है, निकालना है। पी बिंदु इस रेखाखंड को मान गए 3:2 के अनुपात में विभाजित करती है। हम प्रश्न नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ इसको इस फार्मूला पर आधारित हम बता दे रहे हैं कि किस तरह से फार्मूला को बैठाया जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि m की जगह पर यहाँ 3 लिख दिए, n की जगह पर 2 लिख दिए, x1 की जगह पर 4 है, y1 की जगह पर 3 है, x2 की जगह पर 6 है और y2 की जगह पर 12 है। बस हम लोग इस बिंदु का नियामक इस तरह से निकालेंगे, p x y इक्वल टू m x2, सॉरी देखिए इधर m का मतलब हो गया 3 और x2 का मतलब हो गया 6, तो मतलब 3 गुना 6 कर देंगे प्लस n x1, n के स्थान पर यहाँ 2 है और x1 के स्थान पर 4 है, तो यहाँ 2 गुना 4 और बट्टा में m प्लस n है, तो m के स्थान पर 3 और n के स्थान पर 2 है, तो यहाँ 3 प्लस 2 कर दिए। ठीक उसी तरह से इसका निकालेंगे, तो m y2 है, m के स्थान पर 3 और y2 के स्थान पर 12, तो 3 गुना 12 करेंगे प्लस n y1 है, तो n के स्थान पर 2 और y1 के स्थान पर 3, तो 2 इंटू 3 बाई m प्लस n है, तो 3 प्लस 2 कर देंगे। अब इसी को सिर्फ सोल्व कर लेना है। 6 त्रिका 18 जोड़ 4 दूना 8 और 3 जोड़ 2 करेंगे 5 हो जाएगा। 12 तिहाई 36 जोड़ 3 दूना 6 बटा 3 दू 5। 18 8 जोड़ेंगे 26 होगा बटा 5 और 36 और 6 जोड़ेंगे 42 होगा बटा 5। कोई संख्या कटने वाला नहीं है, अगर कटने वाला रहता तो इसको कटा लेते, नहीं कटने वाला है यही छोड़ देंगे। यही इस बिंदु P का निर्देशांक हो गया, जिसे हम लोग x y माने हुए थे। मतलब हो गया कि x नियामक 26 बटा 5 और y नियामक 42 बटा 5 है। ये हुआ आपका आंसर। देखिए अभी हम लोग विभाजन सूत्र पर आधारित एक प्रश्न बना करके देखे हैं। अब हम लोग विभाजन सूत्र पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं। अभी हम लोगों को विभाजन सूत्र वाले प्रश्नावली का सभी प्रश्न बनाने के लिए अभी 3 सूत्र और पढ़ने होंगे। इन तीनों सूत्रों को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 करके तीनों सूत्र पर एक एक उदाहरण पेश कर दिया जाएगा, बना करके आप लोगों को समझा दिया जाएगा। तो देखिए वो तीनों सूत्र कौन कौन सा है। 1 नंबर सूत्र है मध्य बिंदु का निर्देशांक।
मध्य बिंदु का निर्देशांक कहने का मतलब हो गया कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली कोई रेखाखंड, जैसे कि दो बिंदु ए और बी को मिलाने वाली कोई रेखाखंड के मध्य में स्थित कोई बिंदु है जिसका नियामक हमें ज्ञात करना है। तो मान गए कि इसके मध्य में यहाँ पर कोई बिंदु P है। हम लोग मान लेते हैं बिंदु ए का नियामक x1 और y1 है और बिंदु बी का नियामक x2 और y2 है और हमें मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि मध्य बिंदु का नियामक x y। तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक वाले सूत्र से हम लोग इस बिंदु P x y का नियामक ज्ञात करते हैं इस सूत्र पर। मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए सूत्र होता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। बस यही सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से हम लोग इस मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। अब सोच रहे होंगे कि ये भी विभाजन सूत्र ही है, विभाजन सूत्र की तरह ही है, इसमें भी कोई ना कोई रेखाखंड किसी बिंदु द्वारा विभाजित हो रहा है, तो इसमें अनुपात कहाँ चला गया। तो देखिए हम लोग इसको एक प्रश्न बना करके बताते हैं जिसमें हम आप लोगों के सामने उस अनुपात को भी रख देंगे। अभी देखते हैं कोई एक प्रश्न, जैसे हम प्रश्न यहाँ पर लिख करके बताते हैं आप लोग। बिंदु 4, 6 तथा बिंदु 2, 8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। इस तरह से प्रश्न रहेगा आपके सामने। तो हम लोग ठीक इसी तरह से फिगर बनाते हैं। ए और बी, यही दो बिंदु ले लिए। बिंदु ए पर एक निर्देशांक को रख देते हैं 4, 6 और बिंदु बी पर दूसरे निर्देशांक को रख देते हैं, दूसरे बिंदु को रख देते हैं 2 और 8। इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ मध्य बिंदु पर कोई बिंदु P मान लेते हैं जो x और y, मतलब P बिंदु का निर्देशांक x y है। तो हम लोग देखिए इस मध्य बिंदु के सूत्र से किस तरह से इसको सोल्व कर लेते हैं। हम आप लोगों को बता देते हैं सबसे पहले कि जैसे बोले हैं अभी कि हम लोग इसमें का जो अनुपात था, इस अनुपात को हम अगले उदाहरण में बना करके बताते हैं। तो देखिए मध्य बिंदु का मतलब हो गया कि बराबर बराबर दो भागों में बांट देना। मध्य बिंदु का मतलब ये बिंदु इसके बीच में है। बीच में होने का मतलब है कि जितना भाग इधर है उतना ही भाग इधर है। तो मतलब हो गया कि अगर m का मान भी रखे तो जो रखना होगा वही n का भी मान रखना होगा। तो हम लोग दोनों का मान एक मान करके चलते हैं, जिसके कारण फॉर्मूला में m प्लस n
विभाज्य सूत्र के आधार पर अगर रखें तो m प्लस n रखेंगे तो 1 प्लस 1 करके 2 हो जाता है। और m में अगर x1 से गुना करते हैं, जैसे कि यहाँ भी अगर हम लोग सूत्र में m की जगह पर 1 रख दें और n की जगह पर 1 रख दें तो m x2 अभी विभाज्य सूत्र में पढ़े हैं m x2 और n x1। जैसे ही हम लोग m की जगह पर 1 रखेंगे और x2 की जगह पर x2 रखेंगे तो x2 में 1 से गुना होकर के सीधा x2 बचेगा और n x1 था, n की जगह पर 1 रखेंगे और x1 की जगह पर x1 रखेंगे तो वो x1 हो जाएगा। तो जैसे वहाँ था m x2 प्लस n x1 तो इसमें गुना करने पर देख रहे हैं कि x1 प्लस x2 ही बच रहा है और बटा में था m प्लस n, मतलब m की जगह पर भी 1 और n की जगह पर भी 1। तो m की जगगह पर 1 और n की जगह पर 1 रखने पर दोनों को जोड़ेंगे, m प्लस n करेंगे तो वो 2 हो जाएगा। इसीलिए सूत्र में सीधा डायरेक्ट हम लोग x1 प्लस x2 बाई 2 और उसी तरह से ठीक उसी तरह से y1 प्लस y2 बाई 2 करके निकाल लेते हैं। तो हम लोग अगर इसको चाहे तो विभाजन सूत्र पर भी निकाल सकते हैं। विभाजन सूत्र पर आपको इतना ही काम करना होगा कि अनुपात की जगह पर m1 की जगह पर भी 1 और n1 की जगह पर m की जगह पर भी 1 और n की जगह पर भी 1 ही लेकर के बनाना होगा। तो हम लोगों को उतना ज़्यादा दिमाग लगाने से फायदा नहीं है, सिर्फ इस क्वेश्चन को हल्का करने के लिए ही सूत्र बनाया जाता है। तो अगर हम लोग विभाजन सूत्र का प्रयोग करके, उतना बड़ा सूत्र का प्रयोग करके इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें तो इस मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र बनाने से क्या फायदा होगा। तो हम लोग अच्छा रहेगा कि मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र का उपयोग करें और इस क्वेश्चन को बना लें। तो देखते हैं हल में हम लोगों को सिर्फ लिखना है मध्य बिंदु का निर्देशांक ई एक्स वाई इक्वल टू, सूत्र हम लोग लिख लेंगे क्योंकि सूत्र हमेशा आपके सामने नहीं रहेगा, हर क्वेश्चन अलग अलग आ सकता है। तो सूत्र लिख लेंगे x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। देखिए x1 की जगह पर रख देते हैं 4 जो x2 की जगह पर रख देते हैं 2। इस फिगर से इसको तुलना करके आप लोग देख सकते हैं कि x1 की जगह पर यहाँ 4 है और x2 की जगह पर यहाँ पर 2 है। तो 4 जोड़ 2 कर दिए और बटा में ये 2 है सो लिख दिए और y1 प्लस y2 बाई 2 है। तो देखिए फिगर को तुलना करके y1 की जगह पर 6 है और y2 की जगह पर 8 है। तो यहाँ पर हम लोग 6 जोड़ 8 बटा 2 करेंगे। देखिए 4 जोड़ 2 करेंगे 6 हो जाएगा, 6 बटा 2 और 6 जोड़ 8 करेंगे 14 हो जाएगा, 14 बटा 2। कटने वाला है इसलिए इसको हम लोग कटा लेते हैं। 2 से 6 कटाएंगे 3 मरतबे कटेगा, 2 से 14 को कटाएंगे 7 मरतबे कटेगा, मतलब इसका निर्देशांक हो गया 3 और 7। मतलब कि xy जो हम लोग माने हुए थे इस xy की जगह पर हम लोग 3 और 7 लिख देंगे, यही आपका आंसर हो गया। देखिए अब तीसरा सूत्र है त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना। अब देखना है कि त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है। तो केंद्रक चाहे किसी भी चीज का हो, वृत्त का हो, त्रिभुज का हो, चतुर्भुज का हो, चाहे किसी भी आकृति का केंद्रक हो। केंद्रक किसी भी आकृति का वह बिंदु होता है जहाँ से उसके क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बीच का स्थान हो। अगर हम लोग देखें तो यहाँ से दोनों तरफ या तीनों तरफ अगर बात करें तो समान क्षेत्रफल दिखाई देगा। हम लोग को लग रहा है कि इधर में छोटा सा भाग बन रहा है, इधर में थोड़ा बड़ा है और इधर में बहुत बड़ा भाग है, लेकिन ऐसा नहीं है। इधर का भाग बहुत पतला है, इधर का भाग कुछ चौड़ा है और इधर का भाग सबसे ज़्यादा चौड़ा है। इसलिए लगभग
मतलब लगभग सीधा मानने के हिसाब से लगभग यहाँ पर इस त्रिभुज का केंद्रक आना चाहिए। खैर हम लोग को इस बात से ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, हम लोग को सिर्फ मैथ समझना है। ये सब साइंस की बात है, साइंस में समझेंगे हम लोग, सिर्फ मैथ में समझेंगे कि त्रिभुज का केंद्रक निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज का केंद्रक निकालने वाले प्रश्न में 3 बिंदु के निर्देशांक दिए गए रहते हैं, मतलब त्रिभुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक दिए गए रहते हैं और उस त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक निकालने के लिए कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग उस त्रिभुज का तीनों केंद्रक को एक त्रिभुज का फिगर बना करके और तीनों शीर्ष पर उसका नाम लिख करके, जैसे ए बी और सी लिख करके, और तीनों बिंदुओं को उसके तीनों ए बी और सी पर लिख दें। तो मान लें कि त्रिभुज का पहला बिंदु, जैसे शीर्ष का पहला बिंदु है x1 और y1, बिंदु है x2 और y2, और तीसरा बिंदु है x3 और y3। और हमें निकालना है त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, मान गए कि केंद्रक P बिंदु पर है और हमें इस P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। मतलब मान लेते हैं कि इस बिंदु का निर्देशांक x y है। तो देखिए इससे एक सूत्र के द्वारा इसका निर्देशांक हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कि कौन सा सूत्र है। तो ये त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, इस सूत्र की सहायता से हम लोग निकालेंगे p x y का निर्देशांक। तो ये सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। देखिए यही सूत्र बना। x1 मतलब पहले बिंदु का x नियामक, x2 मतलब दूसरे बिंदु का x नियामक, और x3 मतलब तीसरे बिंदु का x नियामक। तीनों बिंदुओं के x नियामक को एक साथ जोड़ देंगे और ठीक उसी तरह से y नियामक को एक साथ जोड़ देंगे और इस फार्मूला पर रख करके, इस फार्मूला पर जोड़ करके और बटा में 3 कर देंगे, वही इसके केंद्रक का नियामक हो जाएगा। तो अगर चाहे तो हम लोग इस पर एक प्रश्न बना करके देख सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि त्रिभुज के 3 बिंदु का निर्देशांक, त्रिभुज के 3 शीर्ष का निर्देशांक इस तरह से दिया हुआ है, 5 और 3 है। दूसरे बिंदु का निर्देशांक 4 माइनस 2 है। तीसरे बिंदु का निर्देशांक 6 और माइनस 6 और 4 है। कुछ भी हो सकता है, हम अपना मन से इतना माने हैं, इसकी जगह पर कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ऊपर वाला में ही दोनों माइनस हो, इसमें कहीं माइनस नहीं हो, इसमें हो सकता है बाद वाला में माइनस हो, कुछ भी हो सकता है। हम अपना मन से माने हैं कि ये बिंदु अगर दिया रहे और पूछा जाए कि त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर हल लिख करके और लिखेंगे त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक पी एक्स वाई बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। और अब देखते हैं हम लोग, यहाँ तो हम बहुत अच्छा से x1 y1 की जगह पर 5 और 3 रख दिए। इसमें समझने में भी कहीं कठिनाई नहीं है कि x1 की जगह पर 5 है, x2 की जगह पर 4 है और x3 की जगह पर -6 है। ठीक उसी तरह से y1 की जगह पर 3 है, y2 की जगह पर -2 है और y3 की जगह पर 4 है। समझने में भी परेशानी नहीं है, हम लोग फटाफट इसमें मान रख देते हैं और निकाल लेते हैं इसका केंद्र का नियामक कितना होता है। तो देखिए x1 की जगह पर रख देते हैं 5, x2 की जगह पर रख देते हैं 4 और x3 की जगह पर रख देते हैं -6 बटा 3 है। फिर देखिए y1 की जगह पर रख देते हैं 3, y2 की जगह पर रख देते हैं -2 और y3 की जगह पर रख देते हैं +4 बटा 3। देखिए 5 और 4 9 हो गया और माइनस में प्लस माइनस 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 में 6 हुआ, तो 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 हुआ, 3 बटा 3। और देखिए 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और यहाँ माइनस में 2 है, मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस में 2 हुआ तो 7 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ 5 हो गया, 5 बटा 3।
कटने वाला है, कटा लेंगे। जैसे 3 और 3 एक मतलब कट जाएगा। तो यहाँ देखते हैं इसका आंसर 1 और 5/3, ये इसका आंसर हुआ। अब तीसरा सूत्र है त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना। तो त्रिभुज के अंतः केंद्र का क्या मतलब होता है? तो त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना देने से उस वृत्त का जो केंद्र होता है वही उस त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। तो इसका हम लोग निर्देशांक ज्ञात करना अभी इस सूत्र के माध्यम से सीखेंगे। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, अंतः केंद्र निकालने के लिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ 3 गो त्रिभुज का निर्देशांक, शीर्ष का निर्देशांक दिया गया रहेगा। जैसे कि त्रिभुज के 3 शीर्ष का निर्देशांक, जैसे त्रिभुज का 3 शीर्ष है A, B और C, इन तीनों का निर्देशांक दिया गया रहेगा। तो मान लेते हैं कि बिंदु A का निर्देशांक है x1 y1, बिंदु B का निर्देशांक है x2 y2 और बिंदु C का निर्देशांक है x3 y3। और हमें इस त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि त्रिभुज का अंतः केंद्र किसी बिंदु P पर स्थित है और इसको हम लोग x और y मान लेंगे। अब देखिए इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। इससे पहले हम लोग फॉर्मूला देखने से पहले इसमें हम आपको बता देते हैं कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग इन तीनों भुजाओं का लंबाई निकाल लेंगे। जैसे इसमें 3 भुजा होता है त्रिभुज में, AB, BC और AC। दूरी सूत्र का प्रयोग करके इन तीनों भुजाओं के बीच की दूरी यानी कि तीनों भुजाओं की लंबाई निकाल लेंगे। हम लोग जानते हैं कि शीर्ष के सामने वाले भुजा, जैसे कि यहाँ शीर्ष A के सामने वाले भुजा को A कहते हैं, शीर्ष B के सामने वाले भुजा को B कहते हैं और शीर्ष C के सामने वाले भुजा को C कहते हैं। तो दूरी सूत्र के प्रयोग से पहले हम लोग तीनों भुजाओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे और निकालने के बाद इस सूत्र पर हम लोग उसका मान रख देंगे। तो देखिए त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक का सूत्र क्या है। तो देखते हैं P(x, y), यही हम लोग माने हुए हैं त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक। तो इसका सूत्र हम लोगों को इसका मान हम लोगों को इस सूत्र से मिलेगा। A(x1) प्लस B(x2) प्लस C(x3) बाई A प्लस B प्लस C। ठीक इसी तरह से A(y1) प्लस B(y2) प्लस C(y3) बाई A प्लस B प्लस C। बस हम लोग इस पर मान रख देंगे और जितना जल्द से जल्द हो सके इसका आंसर हम लोग निकाल लेंगे। तो इस पर आधारित प्रश्न अगर दिया जाए तो हम लोग बनाएंगे। इसमें अगर हम बना करके आपके सामने बताते हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा आप लोग के बीच। तो अगर आप लोग बना कर देखिएगा, अगर आप लोग को कहीं इसमें दिक्कत होता है तो कमेंट करके भेज दीजिएगा, हम बना करके आप लोग के सामने भेज देंगे इसका फिर से एक वीडियो। अगर आप लोग को बिल्कुल भी समझ में कहीं नहीं आता है बनाने में तो कमेंट करके हमें बताइए, हम पूरे चैप्टर का इस पर आधारित जितने प्रश्न हैं सभी को बना करके आपके सामने भेज देंगे। एक नया वीडियो बना देंगे आप लोग के लिए जिसमें अंतः केंद्र से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं सभी को सोल्व करके आपके सामने बनाएंगे, आपके सामने सोल्व करेंगे किस तरह से बनाया जाता है। तो ये सूत्र आपके लिए छोड़ दिए, इसमें हम कोई उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको अच्छी तरह से समझा चुके हैं कि किस तरह से पहले दूरी सूत्र का प्रयोग करके तीनों भुजाओं की लंबाई निकाल लेनी है। लंबाई निकालने के बाद आप लोग इस सूत्र पर कुछ नहीं है, सूत्र में Ax1 है, A देख रहे हैं आप लोग x1 यहाँ है, फिर
bx2, b देख रहे हैं, इसके बीच का जो दूरी होगा वो यहाँ रख देंगे, ये हो जाएगा b, और x2 है, x2 यहाँ है, प्लस cx3, c मतलब कि a और b के बीच का जो दूरी निकलेगा दूरी सूत्र से उसको c कहेंगे, और cx3 है मतलब cx3, x3 यहाँ रहेगा, इस दोनों को गुणा करके यहाँ लिख देंगे, और बटा में है a प्लस b प्लस c, मतलब ये a है, ये b है, ये c है, तीनों दूरी सूत्र से जो दूरी निकल रहेगा उस तीनों दूरी को हम लोग इसमें नीचे जोड़ देंगे। ठीक इसी तरह से इसके साथ करेंगे, और यहाँ से एक नियामक निकलेगा और यहाँ से दूसरा, तो ये जो फर्स्ट नियामक निकलेगा वो x का मान होगा, और जो यहाँ से दूसरा नियामक निकलेगा वो y का मान होगा। तो आप लोग बना सकते हैं, इस पर आधारित जो भी प्रश्न रहेगा आपकी किताब में उसको आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कहीं से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और आप लोगों को थोड़ा हम कुछ और एक्स्ट्रा बात बता देते हैं जो आपके किताब में माने इस चैप्टर में पूछा जाएगा, तो उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो हम लोग आप लोगों को बस 1 मिनट और समय दीजिए, हम बता देते हैं उसको। तो आपके किताब में कभी कभी यहाँ पूछता है कि कोई एक रेखाखंड है और इस रेखाखंड पर 2 बिंदु आप लोग को दिया गया रहेगा, A और B, मतलब 2 बिंदुओं A और B, उस बिंदु A और B का निर्देशांक भी आप लोगों के सामने दिया गया रहेगा। तो कहेगा कि A और B को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को क्या करना है, A और B को समत्रिभाजित करने का मतलब हो गया कि इसको समान 3 भागों में बांट देना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 3 भाग में इसको समान रूप से 3 भाग में बांट देते हैं। सबसे पहले इस लाइन को हम लोग समान रूप से 3 भाग में बांट देते हैं। जैसे कि अगर आपके पास 3 रुपया हो तो 3 रुपया को अगर कहा जाए कि समान 3 भाग में बांटिए, तो क्या करेंगे, हम तीनों को एक रुपया करके हम लोग 3 जगह रख सकते हैं, तो वो समान 3 जगह हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग यहाँ भी तीनों को एक भाग कह देते हैं। समत्रिभाजित करने का मतलब ये हो गया। और यहाँ कहता है कि समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ पर 2 बिंदुएं हैं जो इस रेखाखंड को समत्रिभाजित कर रहे हैं। यहाँ एक बिंदु P और एक बिंदु Q है। इस बिंदु का निर्देशांक आपको प्रश्न में दिया गया रहेगा। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ x1 है और ये x1 और y1 है, और यहाँ x2 और y2 है, और हमें निकालना है P और Q का निर्देशांक। मान लेते हैं कि P का निर्देशांक x3 y3 है और Q का निर्देशांक x4 और y4 है। हमें इसे विभाजन सूत्र के प्रयोग से बनाना होगा। इसमें कहीं से मूल बिंदु का सूत्र लागू नहीं हो सकता है, ये मध्य बिंदु का सूत्र लागू नहीं हो सकता है। यहाँ हमें इसे विभाजन सूत्र के प्रयोग से बनाना होगा। तो विभाजन सूत्र के प्रयोग से बनाने के लिए हम लोग को ये जानना जरूरी है कि इसमें हम लोग अनुपात क्या रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अगर P का नियामक निकालने चलते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के भाग को M कहेंगे और जो भाग बच गया उसको N कहेंगे। जब हम लोग P का नियामक निकालेंगे तो देख रहे हैं कि M के लिए मान कितना बचा 1, और N के लिए देखते हैं तो 1 भाग ये और 1 भाग ये, मतलब N का मान हो गया 2। अब आपके लिए पूरा आसान हो गया। विभाजन सूत्र के प्रयोग से अब हम लोग क्या करेंगे, mx2 और प्लस nx1 बाई m प्लस n होता है। अब इसको हम लोग रख करके आराम से बिंदु P का नियामक निकाल लेंगे। ठीक उसी तरह से होता है my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। इस तरह से हम लोग बिंदु P का नियामक निकाल लेंगे। और जब हम लोग बिंदु Q का नियामक निकालने चलेंगे तो उस समय देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का भाग n कहलाएगा और यहाँ से यहाँ तक का भाग m कहलाएगा। तो इस समय m का मान हम लोग 2 रखेंगे। जैसे कि m के पक्ष में 2 हिस्स है तो m का मान 2 रखेंगे और n का मान 1 रखेंगे। और ठीक जैसे इसके ऊपर वाला बताए हैं
सेम उसी तरह विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे और इसका मान हम लोग आसानी से निकालेंगे। बिंदु पी क्यू का मान जाएगा। ठीक इसी तरह से रहे दो बिंदुओं हम चतुर्भाग या तरह से कि दो बिंदुओं समान चार बिंदु का निर्देश किया। जैसे हम बिंदु में बांट दो से बिंदु से बांटे हैं, इसी तरह से 3 बिंदु से 4 भाग में बांट देंगे और 1 1 1 1 करके 4 मान रखेंगे। एक बार m का मान 1 रखेंगे तो n का मान 3 हो जाएगा, m का मान 2 रखेंगे तो n का मान 2 होगा और एक बार m का मान 3 रखेंगे तो n का मान 1 होगा। और तीनों बिंदु का जैसे p q और r 3 बिंदु रख लेंगे बीच में और फिर विभाजन सूत्र के प्रयोग से उस तीनों बिंदु का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो इस तरह से जितने भी सूत्र हम आप लोगों के सामने बताए, इसका प्रयोग करके हम लोग किसी भी बुक का दूसरा चैप्टर जो है निर्देशांक ज्यामिति का विभाजन सूत्र पूरा क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। बिल्कुल बन जाएगा। आप लोग बिल्कुल बनाने बैठिए, जब भी वीडियो चालू कीजिए और इसको एक बार समझ लीजिए अच्छी तरह से, फिर किताब उठाइए बनाने बैठ जाइए। अगर किताब बनाने के क्रम में आपको कोई परेशानी हो रही है तो फिर से अपना वीडियो चालू कीजिए और जो भी आपको समस्या हो रही है इस वीडियो में देखिए, आपको बिल्कुल सारा समस्या सोल्व हो जाएगा और आपसे हर प्रश्न निश्चित रूप से बन जाएंगे। That's all for today. Thank you.